Hello everyone, welcome to the Judiciary Wings. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको कि अब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है और जो कि अब बन गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कि व्हाट इज वक्फ, वक्फ की ओरिजिन एंड वो मेजर चेंजेस, वो की चेंजेस जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके द्वारा हम ये समझेंगे कि क्यों इस एक्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वक्फ। वक्फ हैज एक्सिस्टेड इन इंडिया सिंस द अर्ली डेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सुल्तान Muizzuddin Sam Gaur dedicated two villages of Multan's Jama Masjid and appointed Sheikhul Islam as its administrator। तो ये सबसे पहले सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन सैम गौर ने अपने टू विलेजेस मुल्तान जामा मस्जिद एंड उसका एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट किया? शेखुल इस्लाम। तो यहाँ पर उन्होंने एज वक्फ अपने टू विलेजेस को डोनेट या डेडिकेट करके वक्फ की शुरुआत की और ब्रिटिश टाइम पर ही इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी और प्रीवी काउंसिल ने इसे क्रिटिसाइज किया था एज परपिचुइटी ऑफ द वर्स्ट काइंड and declared it invalid. However, the Mussalman Waqf Validating Act of 1913 upheld the Waqf system in India despite British criticism. So, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि after independence वक्फ एक्ट 1954 जो है लागू हुआ इंडिया में एंड it regulated and managed waqf properties across India. It established the Central Waqf Council of India. After that, this act has been repealed by Waqf Act 1995. The Waqf Act of 1995 was introduced to strengthen the management and regulation of waqf properties in India. This legislation granted overriding authority over other property laws, ensuring that waqf assets were administered primarily under Islamic law while enhancing protections against the encroachments and mismanagement. तो वक्फ को लेकर के जो उसके मैनेजमेंट में इम्पार्शियलिटी थी उसको दूर करने के लिए यहाँ पर वक्फ एक्ट 1995 आया। वक्फ एक्ट 1954 को रिपील करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो था, जो कि अब एसेंट बन चुका है आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट, तो इनमें क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं? मेजर 14 चेंजेस इसमें इनमें किए गए हैं जो कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 था उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वक्फ को मैनेजमेंट को लेकर के, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को लेकर के, उनकी प्रोसीडिंग्स को लेकर के, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं रीनेम्ड एज उम्मीद। तो इस एक्ट का यहाँ पर क्या नेम रखा गया है?
उम्मीद, it is not hope. Its full form is Unified Management Empowerment Efficiency and Development. तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इसका यहाँ पर होम मिनिस्टर ने जो नाम बताया लोकसभा में, वो बताया उम्मीद, जिसका की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पर चेंजेस में अगर हम बात करें तो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स किया गया है। देखते हैं, टू एनहांस इंक्लूसिविटी द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूसेस प्रोविजंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। जैसा कि अभी तक वक्फ एक्ट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे, अब यहाँ पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स यहाँ स्टेट एंड सेंट्रल वक्फ बोर्ड में होने ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वक्फ बाय यूजर removed. The Waqf Amendment Bill eliminates the Waqf by user provision, which previously allowed properties to be designated as Waqf solely based on their long-term use for the religious activity. ऐसा होता था कि कोई प्रॉपर्टी थी और वो लंबे समय से किसी रिलीजियस यूज में आती रहती थी, तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया जाता था अपने आप ही, और इसको कि अब कैंसिल कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है इस प्रोविजन को। ऐसा नहीं माना जाएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी है लंबे समय से किसी रिलीजियस यूज में आ रही है, जैसे कि मॉस्क के रूप में, स्कूल के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, तो वो अपने आप से ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मान ली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। तो यहाँ पर मेजर इशू था सेक्शन 40 को लेकर के वक्फ एक्ट के, वो उसके अनुसार The Waqf Amendment Bill 2025 seeks to abolish Section 40 of the Waqf Act, a provision criticized as overly restrictive as it granted the Waqf Board the authority to designate any property as Waqf land. यहाँ पर क्या था, सेक्शन 40 जो था वो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बोलता था वक्फ बोर्ड कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती थी। ऐसा सेक्शन 40 जो है वक्फ एक्ट 1995 में प्रोविजन था, बट अब इस सेक्शन 40 को रिपील कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को बता देगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 establishes a legal separation between trust and Waqf, ensuring that trusts created by Muslims, whether before or after the bill's enactment, do not fall under Waqf regulation if they are governed by other statutory provisions related to public charities. मतलब कि पब्लिक चैरिटीज से रिलेटेड जो भी ट्रस्ट होंगे उनको वक्फ से एक्सक्लूड करके रखा गया है, उनको वक्फ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन। तो यहाँ पर
वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में डेडिकेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। क्या है? ओनली practicing Muslims for at least 5 years will be allowed to dedicate property to Waqf, reinstating the pre-2013 regulations. जैसा कि अभी तक था कि कोई भी पर्सन होता था, वो आज मुस्लिम बना और कल उसने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में डेडिकेट कर दी, बट अब ऐसा नहीं है। किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करने के लिए उसे कम से कम 5 years तक उसको मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहिए या बिलीफ होना चाहिए, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में डेडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ensures that women and children must receive their rightful inheritance before any property is declared as waqf, with special safeguards for widows, divorced women and orphans. देखिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को सिक्योर रखने का प्रावधान बनाया गया है। ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में डेडिकेट कर देता था, तो उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों और उसकी पत्नी का उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रह जाता था। वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से वक्फ की हो जाती थी, जिससे कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती थी कि जैसे कोई पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी किसी वक्फ बोर्ड में एज वक्फ डोनेट कर दी, डेडिकेट कर दी, और उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों और उसकी वाइफ को, उसके या फिर उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपने आप को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, और वो उस प्रॉपर्टी पर कोई अपना क्लेम भी नहीं कर सकते। तो उनके इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए भी इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि पहले आप उनके जो भी इनहेरिटेंस हैं, उनका इंटरेस्ट को आप सिक्योर कीजिए। आफ्टर दैट जो प्रॉपर्टी बचती है उसको आप वक्फ में डेडिकेट करिए या डोनेट करिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। अभी तक वक्फ एक्ट में लिमिटेशन एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जैसे कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता है, तो वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई थी कि कितने साल तक आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन या आपकी एक्टिविटी कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो लागू होगा इस अमेंडमेंट के बाद से, जिससे कि जो भी लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन हैं, जो भी टाइम बार होते हैं कि कितने साल में आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं, वो सारे प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज protection of tribal lands. Okay, so next point is protection of tribal lands. The Waqf Amendment Bill 2025 explicitly prohibits the establishment of Waqf on lands of falling under the purview of Schedule 5 and Schedule 6 of Constitution to safeguard the rights of tribal communities. जो भी
शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस एक्ट द्वारा ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। एंड नेक्स्ट चेंज इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। The Waqf Amendment Act 2025 mandates that any government land or property claimed as Waqf will be investigated by an officer of a rank higher than that of a collector, ensuring a more transparent and authoritative review process. तो जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, ऐसे कई इश्यूज सामने आए जहां पर कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर ऐसे इश्यूज सामने आए, तो जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं एज वक्फ, उनका गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे वो एक कलेक्टर की रैंक से हायर उनकी रैंक होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल will have the final authority to determine whether a property belongs to Waqf or the government, replacing the existing Waqf tribunals. देखिए, अभी तक जो डिस्प्यूट था वो जो है वक्फ ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्ट करता था, वो उनका डिसीजन यहाँ पर फाइनल माना जाता था। तो जो भी प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट अगर उस पर है, तो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज किए जाएंगे और उनका डिसीजन यहाँ पर मान्य होगा उस डिस्प्यूट को निपटाने में, रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज appeal mechanism. Furthermore, the Waqf Amendment Act 2025 introduces a provision allowing appeals to the High Court against Waqf Tribunal decisions, addressing the current gap in which the High Court is granted only limited revisional powers. यहाँ पर क्या था कि वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होता था उसको फाइनल माना जाता था, बट अब यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उसको रिवीजनल पावर यहाँ पर दी गई है। वक्फ ट्राइब्यूनल के किसी भी जजमेंट के बाद 90 डेज के अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट में उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांस ट्रांसपेरेंसी। The Waqf Amendment Act emphasizes better governance of Waqf properties by requiring mutawallis to register all property details on a centralized portal within 6 months. जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? मुतवलीस। जो मैनेजर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज मुतवलीस। तो यहाँ पर इतनी सारी प्रॉपर्टीज एज वक्फ यहाँ पर डिक्लेयर हो गई, तो उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा, और उनको मेंटेन करने के लिए कि कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पर कब किस समय वक्फ बनाई गई, उसका एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, जवाबदेही देने के लिए कि इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पर वक्फ बनी, इस समय बनी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सेंट्रलाइज पोर्टल
यहाँ पर बनाया है, और जिसमें कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के 6 मंथ के अंदर इस सेंट्रलाइज पोर्टल में उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, दिस इज द अनदर चेंज। नाउ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड वक्फ इंस्टीट्यूशंस with greater financial flexibility. The bill reduces their mandatory contribution to Waqf boards from 7% to 5%, allowing more funds to be directed towards charitable activities. यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने 7% से 5% यानी कि जो फंड्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ 7 से 5% तक अलाउ किया है towards the charitable activities. Income audit. Additionally, institutions generating an annual income of over 1 lakh will undergo government mandated audits to ensure financial transparency. यहाँ पर देखिए वक्फ की कितनी अर्निंग हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रखने के लिए अगर उनकी अर्निंग यहाँ पर ओवर 1 लाख हो रही है, ठीक है, एनुअल इनकम जो की है, एनुअल इनकम अगर ओवर 1 लाख हो रही है तो यहाँ पर क्या मैंडेट किया गया है कि दे विल अंडरगो गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट्स। उनको गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट्स में को इंश्योर करना होगा जिससे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नाउ अब देखिए यहाँ पर लंबे समय से इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है इस एक्ट का। उसके कुछ हम मेजर जो पॉइंट्स हैं क्रिटिसाइज होने के वो देखेंगे। पॉइंट 1 इज infringement on religious rights. Critics argue that the act infringes on minorities' constitutional rights, particularly religious freedom under Article 14, 25, 26 and 29. ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14, 21, 25, 26 एंड 29 का यहाँ पर वायोलेशन हो रहा है। उनकी रिलीजियस फ्रीडम को वायोलेट किया जा रहा है, इन्फ्रिंज किया जा रहा है बाय दिस एक्ट। Second point is increased government control. The bill centralizes control by granting significant powers to state authorities over Waqf properties and disputes. This shift is viewed as bureaucratic overreach, potentially causing delays and legal challenges. ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो इनका रिलीजियस मैटर था इनमें गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, डिले होगा। ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच क्या कॉज करेगा, डिले कॉज करेगा, और उसकी वजह से लीगल चैलेंजेस भी आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इस एक्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखते हैं थर्ड पॉइंट, lack of community consultation. The act has been criticized for lacking adequate consultation with Muslims stakeholders, raising concerns about its legitimacy and acceptance within the community. देखिए ऐसा माना जा रहा है जो मुस्लिम्स हैं कि उनसे यहाँ पर उनकी राय नहीं ली गई है, उनसे पर्याप्त कंसल्टेशन नहीं किया गया है, और जिसकी वजह से कम्युनिटी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा। तो ये था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो कि आज से
आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट ये एक्ट बन गया है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वक्फ एक्ट जो कि ब्रिटिश टाइम से आ रहा है, और मुस्लिम वक्फ रिपील एक्ट 1923 जो है भी यहाँ पर, जो कि मुस्लिम वक्फ एक्ट था, उसको भी मुस्लिम वक्फ रिपील एक्ट 2024 भी यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके द्वारा मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को भी रिपील किया गया है। उसका कारण ये था कि वक्फ को मेंटेन करने के लिए दो दो लॉज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉ ही बनाया जाए वक्फ को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए। दो लॉज बने रहने से एक टाइम पे किसी पॉइंट में अगर कोई इशू आता है तो उसको सॉल्व करने में वहाँ पर टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है दोनों लॉज को देख करके उनको मेंटेन करते हुए उस इशू को दूर करने में। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से सिर्फ एक लॉ ही यहाँ पर लागू किया रहने दिया गया है, और मुस्लिम वक्फ 1923 एक्ट जो था उसको भी रिपील किया गया है बाय मुस्लिम वक्फ रिपील एक्ट 2025 द्वारा। तो ये थे हमारे जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में मेजर चेंजेस हैं। कुछ की पॉइंट्स के थ्रू हमने देखा मेजर चेंजेस, और कुछ पॉइंट्स में हमने देखा कि क्यों इसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अभी हम इनके कुछ बेनिफिट्स भी देखेंगे। जैसा कि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिसको कि सभी को ध्यान से देखना चाहिए और इस एक्ट का स्वागत करना चाहिए। तो ये था हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। थैंक यू।